बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये वीलॉग जो है वो साल 2022 का आखिरी वीलॉग है जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इसके बाद 2023 शुरू हो जाएगा। एक अजीबोगरीब ही साल था। हमने जो चीज़ें इस साल में देखी वो इससे पहले कभी नहीं देखी। इस साल के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। और इस साल ने जहाँ बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाया, वहीं पे इस साल का सामना, तमाम मुश्किलात का सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जो उन सब पे भारी पड़ गया। वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ साल के आखिरी दिन में, उसकी खबर ले लेते हैं। जहाँ पे भी इंतखाबात होते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत उससे भागती है और वो ये कहते हैं कि इंतखाबात में हिस्सा ना लेना पड़े वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। 101 यूनियन कौंसिल में इंतखाबात थे, जिनमें से गालिबन 2 में पीपल्स पार्टी थी और 35 में PMLN थी। यानी अगर वो भी सारी जीत जाते तो भी वो कुछ ना होते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी सब में थी, तो वो 2/3 अक्सरियत तो उनको वैसे ही मिल रही थी। और जहाँ PMLN के 35 लोग खड़े थे, उनके आधे भी नहीं जीत रहे थे। तो इस तरह 3/4 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जीतने जा रही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत ना जाए, इसके लिए राणा सनाउल्लाह साहब ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क का वज़ीर दाखिला इस मुल्क के दारुल हुकूमत के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है कि ये जगह महफूज नहीं है, इसलिए हम ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करवा सकते। एक दिन की एक्टिविटी है, एक दिन की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करवा सकते और अगले 4-5 महीने तक नहीं करवा सकते। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो झुड़लू ही हो सकता है, इलेक्शन नहीं हो सकता। यानी राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट जो है, चंद घंटों में शफाफ नहीं, सिर्फ झुड़लू इलेक्शन हो सकते हैं। इस्लामाबाद में इंतज़ामिया किसकी? PDM की। ब्यूरोक्रेसी किसके कंट्रोल में? PDM के। पुलिस किसके कंट्रोल में? PDM के। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात किसके अच्छे हैं? PDM के। यानी सारी चीज़ें जो हैं वो PDM के पास हैं। तो झुड़लू किसने फेरना है? झुड़लू तो निज़ाम के साथ मिलकर फेरा जाता है। तो झुड़लू फेरने के इम्कानात तो ये हैं कि उल्टी तरफ से आप लोग झुड़लू फेर दें, PDM की जमातें अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर, तो ये तो हो सकता है। इमरान खान कैसे झुड़लू फेर सकते हैं? उनके तो पब्लिक आज झुड़लू फेरने के लिए आई थी। यानी ये पाकिस्तान की तारीख का, शायद दुनिया की तारीख का, ये पहला इलेक्शन है कि वोटर इलेक्शन वाले दिन अदालत के हुक्म के बाद वोट डालने के लिए पहुंचे। बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, जोक दर जोक लोग आ रहे थे और वो जगह जगह पे वो फ्रस्ट्रेशन है लोगों की, गुस्सा है उनका। और अच्छी बात यह है कि लोग अपना गुस्सा वोट के ज़रिए निकालना चाहते हैं। उन्होंने कोई और रास्ता नहीं अपनाया। लोगों ने शुक्र करना चाहिए पाकिस्तान के इदारों को इस बात का। लोग वोट के ज़रिए अपना गुस्सा निकालने का सोच रहे हैं। तो वो जो लोग वोट डालने के लिए जोक दर जोक आए, उन्हें वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस पे पता चला कि यहाँ पे तो पोलिंग का अमला ही नहीं पहुँचा, यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन ने PDM सरकार के साथ मिलकर ये फैसला कर लिया गुज़िश्ता रात कि ये इलेक्शन नहीं करवाने। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि वोटर आ गए और बैलेट पेपर नहीं आए, इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं आया और उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाया। यानी इलेक्शन से भागने की ऐसी बदतरीन मिसाल भी इससे पहले कभी नहीं मिली। अब फैसला ये हुआ है कि एक अपील कर दी है हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन भी इसमें फरीक बन जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि तौहीन अदालत लगवाई जाए, क्योंकि अदालत का हुक्म था, इसके बावजूद इन्होंने नहीं करवाया। और इलेक्शन कमीशन पहले अदालत में कह चुका है कि हमारी तैयारी है, हम ये इंतखाबात करवा सकते हैं, लेकिन फिर भाग गए। तो अब अगर ये चाहे अदालत और इलेक्शन कमीशन, तो अगले 1 हफ्ते के अंदर ये इस्लामाबाद के इंतखाबात हो सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की अगर कोई रह गई है थोड़ी बहुत इज्जत, तो वो भी अब ख़त्म कर दी उन्होंने इस फैसले के बाद और इस हरकत के बाद। यानी इमरान खान साहब का जो कहना था, और वो बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मिला हुआ है PDM की जमातों के साथ और वो हर जगह पे हर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रहा है, जैसा कि इमरान खान साहब को नायल भी किया गया। तो कोई लोग मानते थे और कोई नहीं मानते थे। लेकिन अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को एक्सपोज किया है, मामला और ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने पर PTI का इलेक्शन कमीशन को फारिग करने का मुतालबा, ये भी उन्होंने मुतालबा कर दिया। अब इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दानिस्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करती है या उसको बदनाम करती है। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाज़े पूरे होने चाहिए। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को वोट के हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। पीटीआई दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। अभी चंद महीने पहले तो 101 यूनियन काउंसिल्स बनाई हैं गर्मियों में, और ये 4-6 महीने के अंदर क्या इतनी आबादी बढ़ गई इस्लामाबाद की, या कोई नया एक सर्वे हो गया इस्लामाबाद का, या मरदमशुमारी हो गई है जिसके बाद आपको दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ इलेक्शन से भागने का बहाना है। अब तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि असद उमर साहब ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमारे साथ मैदान में आओ, हमारा मुकाबला करो। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि आपकी तैयारी क्यों नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का ये कहने का जवाब कैसे बनता है कि वो तैयार नहीं थे। अदालत को इलेक्शन कमीशन को फारिग कर देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने इसमें कहा कि इस्लामाबाद में वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन अदालत के वादे अहकामात के बावजूद इंतखाबात रोक दिए गए हैं। हुकूमत वोट से खौफजदा है। ये वो हुकूमत है जो कहती थी वोट को इज्जत दो, अब वोट से ही आगे आगे भाग रहे हैं। यानी जिस वोट को इज्जत देनी थी उस वोट से खौफ खा रहे हैं। 2022 की कुछ आम तरीन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जो बड़े बड़े वाक़यात इस साल में हुए हैं जिन्होंने बड़े असरात छोड़े हैं पाकिस्तान पे। एक तो मुल्की तारीख में पहली मरतबा एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकाल दिया गया। इससे पहले अदालतों के ज़रिए निकालते थे। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालतों में ऐसी चीज़ें ही नहीं थी कि निकाल लेते, करप्शन पे निकालते थे। इसने इमरान खान ने करप्शन भी नहीं की हुई और 100 एलिगेशन लगाते थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो निकालने के लिए तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन लाना पड़ा और साल के अंदर अंदर इमरान खान साहब को निकाल दिया जाना था। लेकिन कोरोना और मुश्किल हालात की वजह से उन मुश्किल हालात में इमरान खान साहब को छोड़ दिया गया कि मुश्किल हालात ये देख लें, जब हालात बेहतर होंगे तो तब रिजीम चेंज कर दिया जाएगा, और बाद में रिजीम चेंज हो गया। इमरान खान साहब को निकाल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 2022 में लोगों ने चीज़ें अपने हाथ में ले ली और लोगों ने टक्कर दी बाकायदा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। लोगों की बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। यानी ये साल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक रिफ्ट वाला साल था जिसने एक दूरियां पैदा की हैं। इमरान खान साहब ने इसमें असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद वो असम्बलियाँ वापस आई और फिर दोबारा अदम एतमाद का वोट हुआ, रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। अमरीकी साइफ़र भी इसी साल में आया। यानी इससे पहले पाकिस्तानियों को नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था ये साइफ़र क्या होता है, लेकिन जब ये साइफ़र आया इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तानी शर्मा रहे हैं। नई नवीरी दुल्हन की तरह पाकिस्तान के तमाम इदारे, ये सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, मौजूदा हुकूमत के पास भी है, लेकिन कोई इस साइफ़र के ऊपर तहकीकात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये साइफ़र खुद बताता है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ। 2022 में सहाफ़ियों पर मुकदमे हुए, गिरफ्तारियाँ हुई। अरशद भाई को शहीद कर दिया गया पाकिस्तान से बाहर कीनिया में। कई सहाफ़ियों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, सहाफ़ियों को नंगा किया गया, टॉर्चर किया गया। कई सहाफ़ियों के जिस्मों के ऊपर निशान है मार पड़ने के, और कई ऐसे लोग जो बेचारे सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिज्म करते हैं उनको उठा के टॉर्चर किया गया पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों और पाकिस्तान की इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से। इवन जब पंजाब में हमदा शहबाज की हुकूमत थी तो यहाँ पे बड़ा जुल्म किया गया। फिर सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों में ये साल बड़ा एक्टिव रहा। दहशतगर्दी के रिकॉर्ड पर्चे करवाए गए, बहुत सारे मुकदमात हुए, सियासतदानों को उठाकर नंगा किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, सियासतदानों की नंगी फिल्में बनाई गई और उनसे उनको ब्लैकमेल किया गया। जो मिसाल आज़म सवाती साहब वाले मामले की है वो तो सबसे बुरी है कि उनकी और उनकी वाइफ की जो निजी नौयत की एक वीडियो थी वो उनकी बेटी को भेज दी गई, और फिर उसके बाद जब वो शिकायत करते हैं तो अब तक वो गिरफ़्तार हैं। वहाँ पे भी इंसाफ नहीं हो रहा। तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में ये साल बड़ा भारी साल था। अरशद भाई का कत्ल हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ है इस साल में, और इस बोझ के साथ हम 2023 में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम अरशद शरीफ को भूलने नहीं देंगे और इंसाफ के लिए कोशिश करते रहेंगे। तोशाखाना में इमरान खान साहब को नायल कर दिया गया था इसी साल में, और इमरान खान साहब को वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मुतफ़िका फ़ैसला सुना के इमरान खान साहब को नायल कर दिया था। और फिर इमरान खान साहब के 2 लॉन्ग मार्च भी इसी साल में हुए, रिकॉर्ड जलसे भी इसी साल में हुए। आर्मी चीफ का तकर्रुर इतना मुतनाज़ और इतना पेचीदा कभी नहीं लगा जितना इस साल में था। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ऐसा लगता था कि एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई और एक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन सैलाब आया, ना सिर्फ सैलाब आया बल्कि बदतरीन इंतज़ामी गफलत और कुछ बदनीयती की वजह से कई बंद ऐसे तोड़े गए
कि पूरे के पूरे शहर डूब गए और वो अभी तक डूबे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान करने वाला ये सैलाब था। और अभी भी जाते जाते भी असम्बलियाँ तहलील का मामला हो या आज के इलेक्शन का मामला हो, ये सारा कुछ आपके सामने है। 2022 को टक्कर किसने दी, इसके बारे में बात करते हैं। एक यादगार साल है, इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। एक शख्स को गिराने के लिए ये पूरा निज़ाम जो है वो सामने आ गया था। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई। यानी इमरान खान साहब ने कहा कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। ये मैंने रिपोर्ट किया था और इसी साल रिपोर्ट किया था। तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, बड़े बड़े इदारे, मीडिया पाकिस्तान का 95%, अंदरूनी ताकतें, बैरूनी ताकतें, इलेक्शन कमीशन, सारे मिलकर एक शख्स को गिराने के लिए इकट्ठे हो गए। मगर ये साल जितना भारी बनाने की कोशिश की गई उस एक शख्स के ऊपर, वो शख्स उससे ज़्यादा भारी होता चला गया, यानी वो ज़्यादा मजबूत होता चला गया। अगर 2022 इतनी मुश्किलात ना लेकर आता तो शायद पाकिस्तानियों को और इस दुनिया को कभी पता ना चलता कि इमरान खान एक्चुअली किस बला का नाम है, या एक्चुअली इमरान खान है क्या। ये वाला इमरान खान अगर 2022 ना आता और ये मुश्किलात ना आती तो शायद लोग ना देख सकते। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और सियासी इशराफिया ने तमाम आजमाए हुए हथियार और हथकंडे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किए और वो उन सब से अब तक लड़ता आया है। मिसाल के तौर पे इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए, तौहीने अदालत की कार्रवाइयाँ हुई, झूठे मुकदमात और प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा किया गया, FIA और थानों के अंदर इंक्वायरियाँ की गई और मुकदमे दर्ज किए गए। बार बार इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, बहुत सारी इमरान खान साहब को धमकियाँ पहुँचाई गई, करीबी साथियों की गिरफ्तारियाँ की गई, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उनको नंगा किया गया ताकि इमरान खान साहब के आसाब जवाब दे जाएं। और नंगा करके उनको कहा जाता कि हम इमरान खान के साथ भी यही करने वाले हैं। इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी के ऊपर बार बार कीचड़ उछाला गया। जाली ऑडियोज़ और जाली वीडियोज़ का धंधा अपने अरूज पर रहा। मीडिया में खौफनाक किस्म की कंपेन इमरान खान के खिलाफ हुई। 95% पाकिस्तान का मीडिया इमरान खान साहब के खिलाफ रहा। मीडिया में जो आवाज़ें इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बताने की कोशिश करती, उन आवाज़ों को बंद किया गया और उनको भी निशाने इबरत बनाया गया। इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया गया, गद्दार बनाए गए उनके अपने लोग, उनके अपने लोगों को डराया गया, लालच दिया गया, लोटे बनाए गए और बार बार बनाए गए। पहले 20-25 लोगों को तोड़ा, उसके बाद पंजाब में 20 लोगों को तोड़ा गया। यानी बार बार इमरान खान साहब से उनके लोगों को छीन कर, चाहे उनको डराकर धमकाकर, चाहे लालच देकर ले जाया गया, लेकिन बार बार मंडियां लगाई गई। इसके बावजूद वो शख्स मुकाबला करता रहा। इमरान खान साहब को फाइनली गोलियां मार दी गई और गोलियां लगने के बावजूद, यानी ये भी एक हथकंडा है, गोलियां मार दी गई इमरान खान को, कैरेक्टर असैसिनेशन उनकी की गई बड़े पैमाने पर। मगर यहीं पे ये शख्स अपने असल रूप में आपके सामने आता है और इसकी पहचान होती है पाकिस्तानी कौम को। वो मुकाबला करता रहा, उसने हर जबर का सामना किया, उसने पूरे मीडिया के प्रोपेगेंडा का अकेले सामना किया, उसने अपनी हिकमत अमली बनाई, उसने अपने लोगों को तैयार किया, अपने सोशल मीडिया को तगड़ा किया, अपने नौजवानों को जवाब देना सिखाया, अपने लोगों को सवाल पूछना सिखाया। हर महाज पर वो साबित कदम रहा और हिम्मत के साथ डटा रहा, लगा रहा और एक एक करके फतूहात हासिल करता रहा। गोलियां खाकर भी ये शख्स डटा हुआ देखा है आपने। यानी 70 साल का आदमी है, इसको गोलियां लगी हैं और इसको उठाकर नीचे लाया गया, नीचे लाकर पट्टी की गई और उस जख्मी टांग के साथ गोलियां लगी हुई हैं। बाहर निकलकर इसने कहा कि मुझे उठाकर स्ट्रेचर पे नहीं लेकर जाना, मैं खड़ा होकर अपने लोगों को देखना चाहता हूं। और बाहर निकलकर इसने अपना मुक्का लहराया। ये करैक्टर इस शख्स ने शो किया है। इतनी मुश्किलात के बावजूद अगर कोई आदमी खड़ा रहे तो फिर कौम उसके साथ चलना शुरू हो जाती है। और वही शख्स जिसको गिराने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, आज वो अकेला खड़ा है, उसकी कौम उसके साथ खड़ी है और सारे उसके आगे लगकर भाग रहे हैं, उसको इलेक्शन नहीं देना चाहते। 2023 में वो इलेक्शन की उम्मीद के साथ दाखिल हो रहा है और उसके लोग भी। 2023 कैसा रहेगा उसके बारे में कुछ खबरें हैं और कौन सी अहम चीज़ें 2023 में होने जा रही हैं, इनके ऊपर हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।